स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, आज आजम की रिहाई हो गई है, आजम खान की रिहाई हो चुकी है। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त जेल के भीतर काटा, लेकिन अब वो रिहा होकर के सीतापुर से अपने शहर पहुंचने वाले हैं। रामपुर लखीमपुर खीरी से निकला आजम खान का काफिला और जेल से रिहाई के बाद रामपुर अपने घर जा रहे हैं आजम खान। शाहजहांपुर होते हुए रामपुर जाएंगे आजम खान और करीब देखिए 8.25 घंटे के बाद रामपुर पहुंचेंगे आजम खान। 8 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगेगा, 9 घंटे के करीब आप कह लीजिए। सुबह 8 बजे के आसपास सीतापुर से निकले थे आजम खान। सुबह 8 बजे जेल से बाहर निकलने की उनकी तस्वीरें सामने आई और उसके बाद वो पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पर गए, वहां पर बैठे, नाश्ता किया और फिर उनका काफिला निकला रामपुर के लिए। देखिए, आजम खान दोपहर बाद रामपुर पहुंचेंगे और जिनके स्वागत की बड़ी तैयारियां रामपुर में हो रही हैं, वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों ने आजम खान के जेल से रिहा होने पर खुशी जाहिर की है। लगभग 27 महीनों के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से आज रामपुर अपने घर आ रहे हैं। हम इस वक्त आजम खान के घर पर हैं। ये देख लिए आप, ये आजम खान का घर है और उनके आने से पहले घर पर जो है सजावट हो गई है रात के लिए, ताकि क्योंकि शाम हो जाएगी उनके आते आते, और ये सजावट जो है जो झालरें हैं वो डाल दी गई हैं घर पर। ये आजम खान का घर है, एक तंग गली में आजम खान का छोटा सा घर है और घर के बाहर जो गली है उसमें नगर पालिका की तरफ से बाकायदा फूल बना कर के चूना डाला गया है। गली की साफ़ सुथराई हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरे रामपुर में इस तरह से सफाई अभियान जो है एक चला हुआ है, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के ना केवल नेता हैं बल्कि रामपुर की जनता के सबसे प्रिय नेताओं में से एक आजम खान माने जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आजम खान के घर के बाहर जो है तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि उनके समर्थक जो हैं वो क्योंकि सीतापुर गए हुए हैं, वरना यहाँ पर भीड़ बहुत होती है, लेकिन आजम खान के आने से पहले उनके स्वागत के लिए ये कर्मचारी हैं जो यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से जो चूना है उससे फूल पत्ती बना रहे हैं गली में आजम खान की, ताकि आजम खान जब आएँ तो उनको दिखाई दे कि उनके स्वागत के लिए रामपुर के लोग कितने उत्सुक हैं और कितना स्वागत उनका किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, उसकी ये एक बानगी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आजम खान के आने से पहले जो है वो चूना डाला गया है और फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं, एरो के निशान लगाए गए हैं और पूरी गली को साफ़ सुथरा कर दिया गया है। यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी हैं। ये बताइए, कब से लगे हुए हैं आप इस तैयारियों में? हम सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारी की आज? बस ये सफाई का काम है हमारा, सफाई करते हैं। लगभग 27 महीने के बाद आजम खान आ रहे हैं, रामपुर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कौन कौन से फूल आपने बनाए, किस तरह के? यही जो आप देख रहे हैं, बस यही बनाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? परवेज़ अली। परवेज़ अली, ये बताइए, आजम खान 27 महीने के बाद आ रहे हैं, क्या खुशी है यहाँ रामपुर के लोगों को? खुश तो हैं सब, बहुत दिनों के बाद चेहरा नसीब हो रहा है देखने को उनका। और हमारा तो काम सफाई का ये रोज़ करते हैं यहाँ पे, 6 बजे से ड्यूटी है हमारी। तो आज कुछ खास तौर पर चूना डाला गया, फूल बनाया गया? चूना आगे तक डाला है, वैसे चूना नहीं पड़ता है। जब उनके आने की खुशी है तो चूना 4 महीने। कितनी खुशी है आप लोगों को भी आज? बहुत खुशी है, हमारे शहर के विधायक हैं, हमारा उनसे ही वास्ता पड़ता है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। उधर आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई का सबसे नया और ताजा एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। जेल से निकलने के दौरान सपा समर्थकों का जेल के बाहर तांता लगा हुआ था और इस दौरान आजम सबसे मिलते हुए अपनी गाड़ी में किस तरीके से बैठे, ये वीडियो देखिए आप। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव है। रिहाई के बाद ये एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है, किस तरीके से वो अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से, प्रशंसकों से मिले और फिर जाकर के वो अपनी गाड़ी पर बैठे, गाड़ी के भीतर गए। ये देखिए किस तरीके से पांव छू करके जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। लंबे वक्त से इंतजार था कार्यकर्ताओं को और आपने सुना भी किस तरीके से कुछ कार्यकर्ता भावुक भी हुए, खुशी भी जाहिर की और इस तरीके से 2 तस्वीरें सामने आई। और बड़ी जानकारी है कि आजम खान की रिहाई पर अरविंद सिंह गोप का बड़ा बयान सामने आया है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अरविंद सिंह गोप ये कह रहे हैं, बड़ी जानकारी देखिए, बड़ी खबर, बड़ा बयान है उनका। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आजम की रिहाई से सपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, भारी उत्साह है। आज पूरे प्रदेश में खुशी का दिन है। अरविंद सिंह गोप ये कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है आजम खान के समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। आज पूरे प्रदेश में खुशी का दिन है और ये भी उन्होंने कहा कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित करना नामुमकिन है।
चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी विधानसभा में, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं? सरकार के एक नई योजना के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी विधानसभा है। हमारे माननीय सदस्य चुन करके आए हैं इस सदन में, जहां हम सब बैठे हैं। और जब मैंने पहली तस्वीर इसकी देखी सदन की, तो मुझे लगा कि कोई आईटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस विधानसभा को आईटी से ई विधान बनाने के लिए अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, और सरकार ने जो सहयोग किया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जैसा जानकारी मिली है कि इसके माध्यम से सब जानकारी सदस्यों को मिल जाएगी और इसका प्रशिक्षण भी होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से हम सब सीख भी लेंगे। जो नए सदस्य हमें दिखाई दे रहे हैं या बहुत सारे ऐसे सदस्य दिखाई दे रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, ये बहुत सारे माननीय सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी पहली बार देख रहे हों। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनकी हार्ड कॉपी तो रहेगी। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग। क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे, इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। और मुझे खुशी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि जो आईटी का जितना भी इस्तेमाल करेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मुझे याद है जो पुराने स्पीकर थे हमारे, उन्होंने भी शुरुआत की थी कि विधानसभा में जो हमारी लाइब्रेरी है उसको ई लाइब्रेरी बनाया जाए, कैसे नेटवर्किंग हो सके, जो हम आपस में कंप्यूटर से जुड़ सकें। और आज एक कदम और आगे जा रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी या टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देंगे उतना ही हमारे काम करने में आसानी रहेगी। पूरा का पूरा एक जगह जानकारी मिलना। मुझे याद है कि जिस समय मैं डायल 100 योजना का शुरुआत कर रहा था, उस समय बहुत सारे लोग उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं होने देना चाहते थे। कारण कुछ भी हो, जब फाइल देखी गई तो उसमें बहुत बड़ी नोट लिखी हुई थी कि इस टेक्नोलॉजी के हो जाने से ये होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो जो चीजें लिखी गई थी उन चीजों को जवाब देते हुए और डायल 100 को इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश में सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम आज अगर किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। वहीं हेल्थ के सेक्टर में भी हेल्थ इंफॉर्मेशन शुरू किया गया था कि सीएससी में डॉक्टर अगर देख रहे हैं और देखने के साथ साथ उसको दवा क्या दी जा रही है। कई बार ऐसा होता था कि मरीज आए और डॉक्टर बैठे हैं, क्योंकि मरीज तब तक नहीं जाता जब तक उसको दवा नहीं मिल जाए। एक बार जब सरकार में थे तो मुझे जानकारी मिली कि मरीज बीमारी तो दिखा रहा है दूसरी और दवाई मिल रही है दूसरी। उस समय हेल्थ इंफॉर्मेशन जो सिस्टम लगा था उसके माध्यम से पता लग पा रहा था कि आखिरकार वहां सीएससी में हो क्या रहा है। इसी तरह जितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो शायद करप्शन भी कहीं ना कहीं हम दूर कर सकेंगे। मुझे याद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिस समय डीबीटी सिस्टम को लागू किया जा रहा था, एग्रीकल्चर विभाग बहुत ज़्यादा तैयार नहीं था। समाजवादी सरकार में पहली बार 1 करोड़ का डेटा तैयार किया गया था फार्मर्स का, और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद आज शायद उत्तर प्रदेश वो बड़ा प्रदेश होगा जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों को डीबीटी सिस्टम के माध्यम से, जो दिल्ली की सरकार योजना चला रही है, उसके माध्यम से सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, सरकार के मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरह और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें और आसान होंगी, इंफॉर्मेशन और पहुंचेगी
लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आज जो दुनिया है वो इसी टेक्नोलॉजी के सहारे चल रही है और टेक्नोलॉजी जितनी इंट्रोड्यूस होगी उतना ही जनता को लाभ मिलेगा। इसलिए इस मौके पर मैं देश के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी विधानसभा के स्पीकर जिन्होंने लगातार प्रयास कर करके मेहनत करके और कम समय में ये लागू करने का काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री जी उनको बधाई और जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम देख सकते हैं और देश में कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा ई विधान हो गई है, ई विधानसभा है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद माननीय अखिलेश यादव जी। सुधीजनों, इस वर्ष हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 75 वर्षों से हमारा लोकतंत्र वर्ष प्रति वर्ष निखर रहा है, मजबूत बन रहा है। इस श्रृंखला में विशेष रूप से आज का दिन अति विशेष है। वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना वाला ई विधान अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का अभिन्न अंग बन चुका है। आज के कार्यक्रम को गरिमा के उच्च शिखर की ओर ले जाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। 18वीं विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम और ई विधान कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, सभी माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के प्रबोधन प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में और ई विधान कार्यक्रम के शुभारंभ के इस आयोजन में मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का आप सभी माननीय सदस्यों की ओर से और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जिस 25 करोड़ जनता के हितों के लिए यहाँ पर चिंतन मनन के कार्यक्रम चलने हैं, उन सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सब का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने के बारे में हमेशा जोर दिया है और प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों के अंदर तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को जोड़ने, डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज उसके उत्साहवर्धक परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को
वन नेशन वन एप्लीकेशन की भावना को चरितार्थ करते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का आज यहां पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के कर कमलों से शुभारंभ किया है। वास्तव में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित आप सभी माननीय सदस्यगण सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा में आप सब एक निर्वाचित सदस्य के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासन की बनने वाली योजनाओं के बारे में और शासन के द्वारा बनाई गई योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका होती है और मुझे प्रसन्नता है कि अन्य दिनों में भले ही हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते हों, लेकिन ई विधान कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी स्वयं आप यहां पर पधारे हैं और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी भी इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित होकर के इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभेच्छा भी दिए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन बहुत बार उन आलोचनात्मक और अगर वह तथ्यपरक आलोचना है तो वह बहुत सारे कार्यों को भी सजगता के साथ और सुलभता के साथ आम जनमानस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इस दिशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें कि आज उन्होंने इस मंच के साथ शेयर करके अपने आप को ई विधान के साथ जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्ष के अंदर अनेक कार्यक्रम हुए हैं। हमने 2 वर्ष पहले ही पेपरलेस बजट भी इसी माननीय सदन में हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया था और उस समय भी मैंने माननीय सदस्यों के मन की इस पीड़ा को देखा था कि वास्तव में हम लोग क्या वन नेशन वन एप्लीकेशन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज वह सपना साकार हुआ है जब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ ही हमारी पूरी की पूरी ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बना दी है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बार होता था कि माननीय सदस्य जब सदन में आते थे तो अपने एक सहायक को साथ में लेकर के चलते थे और बहुत बार तो इस बात को लेकर के सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बकझक होती थी कि साहब मेरा बैग लेकर के अंदर तक मेरा सहायक जाए। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है, लेकिन तकनीक में पारंगत होना, तकनीक को सकारात्मक भाव के साथ लेकर के वह प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। तकनीक को आम जनमानस के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण और फिर उसका अधिकाधिक सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं,
इस दिशा में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेंगे, इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन 2 वर्ष के बाद फिर से यहां पे प्राप्त हो रहा है। जनवरी 2020 में आप यहां पर एक कार्यक्रम की दिशा इसी सदन में संबोधित करने के लिए आए थे, जब तमाम विधानमंडलों से जुड़े हुए माननीय पदाधिकारी और स्पीकर से यहां पर उपस्थित होकर के कैसे हमें संसदीय कार्य प्रणाली को और भी मजबूत बनाना है, इस दिशा में एक स्वस्थ परिचर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। 17वीं विधानसभा इस दिशा से बहुत समृद्धशाली रही। यद्यपि 2 वर्ष का कार्यकाल हम लोगों का वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए उसके प्रबंधन में व्यतीत हुआ, लेकिन उस संकट के दौर में भी, चुनौतियों के बीच में भी कैसे रास्ता बनाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में न केवल सरकार ने बल्कि विधानसभा ने भी अपने कोई सत्र बाधित नहीं होने दिया। हां, ये जरूर रहा कि हम लोग जो सदन की स्ट्रेंथ थी उतने मान्य सदस्यों को एक साथ यहां नहीं बिठा पाते थे। हमने वर्चुअल जुड़ने की भी परमिशन दी है। जो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, इसी बात के लिए उस समय भी स्थापित किए गए थे कि हम इस स्क्रीन का उपयोग कर सकें और कोई मान्य सदस्य जो 60 साल से ऊपर का है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर वह चाहे या अस्वस्थता की स्थिति में है तो वह चाहे तो वर्चुअली भी जुड़ करके सदन की कार्रवाई का में भागीदार बन सकता है। और उस समय भी सदन का कार्य हो सकता है कि हमने सदन की कार्यप्रणाली को नियमित चलाया। हां, उसकी अवधि को सीमित किया गया, लेकिन सदन तब भी चला। सरकार ने अपनी सारी गतिविधियों को चलाया, कोविड प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया। उस चुनौती से जूझते हुए आज हम लोग एक नई विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 18वीं विधानसभा का गठन होना और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही ई विधान लागू होना और उसके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम। कल मैं स्वयं यहां पर आया था, मैंने पूरे सदन का अवलोकन किया था, मान्य सदस्यों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी देखा। और मैं आप सभी मान्य सदस्यों से भी अपील करूंगा, 128 नए सदस्य आए हैं। पुराने भी मान्य सदस्य बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये लगता रहा होगा कि हो सकता है कि इसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारी नहीं। यद्यपि हमारे यहाँ ई कैबिनेट पहले से है, हमने ई बजट 2 वर्ष पहले ही प्रदेश में यहां लागू कर दिया था। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम तकनीक से भागे ना, उसको अंगीकार करें। हां, उसका पिछलग्गू भी ना बने, क्योंकि बहुत बार होता यह है कि हम फिर जहां पे पब्लिक से इंटरेक्शन होना है, जनता के बीच में जाना है, फील्ड विजिट हमारे होते रहने चाहिए, क्षेत्र का विजिट होते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्र विजिट के लिए आप भी ये मान लें कि अब हम वर्चुअल ही सबसे संपर्क करके काम चलेगा। जनता से संवाद के लिए आपको प्रत्यक्ष जाना ही होगा, और नहीं तो वर्चुअली जड़ने की बात तो फिर जनता भी उस समय चुनाव के समय यही कहती है कि आप वर्चुअल ही वोट भी ले लेना। तो वह स्थिति कम से कम विधानसभा के मान्य सदस्यों के साथ नहीं जुड़ सकती है। हम उसके पिछलग्गू ना बने, लेकिन हां, अपनी सुविधा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग अगर हम करना प्रारंभ कर देंगे तो कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में बढ़ा है,
एक जो नया विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने आप सब में व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं और पूरा देश और देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर जिन संभावनाओं को देख रहा है, इन संभावनाओं को सभी लोग मिलकर के अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की भूमिका को पूरी मजबूती के साथ और सही परिप्रेक्ष्य में लाने में सफल होंगे।